नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपनी वीडियोस में चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कृषि से आय यानी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम लोग कृषि से आय को बहुत ही बारीकी से बढ़िया से समझेंगे और जानेंगे, तो इस वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृषि से आय, कृषि से प्राप्त आय भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार आयकर से मुक्त है, यानी इस पर कोई भी टैक्स लगता नहीं है। इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं कहता है कि इस पर टैक्स लगेगा। और इसमें धारा कौन सी लगी हुई है? धारा 10(1) लगी हुई है, जो कह रही है कि कृषि से प्राप्त आय आयकर से मुक्त है, अर्थात कृषि से आय पर आयकर नहीं लगता। लेकिन जो आय कृषि आय नहीं है बल्कि कृषि आय की तरह है या कृषि से जुड़ी हुई है, तो उन आयों पर कर लगता है। ये बात कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आय कृषि से जुड़ी नहीं है, यानी जो बिजनेस से आय हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की सैलरी की आय हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की कैपिटल गेन की आय हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की आय हो सकती है, तो इन आयों पर टैक्स लगता है। इन्हीं से अलग करने के लिए कृषि आय को कृषि आय की गणना की जाती है। उन्हीं आयों को कृषि आय से अलग करने के लिए कृषि आय की गणना की जाती है। तो ये बातें समझनी चाहिए कृषि आय में। आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) के अनुसार कृषि आय, यानी जो आयकर अधिनियम है उसकी परिभाषा 2(1)(a) में दी गई है, जो धारा 2(1)(a) है। पहला, आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) के अनुसार वह आय कृषि आय है जो किराया या आगम यानी रेवेन्यू के रूप में भारत में स्थित कृषि योग्य भूमि से प्राप्त होती है और वह भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जा रही हो तथा वह कृषि योग्य भूमि भारत में स्थित हो। यहाँ पे 3 बातें 1 by 1 कही गई हैं। इस परिभाषा में 3 बातें समाहित हैं, जिसमें कहा गया है कि कृषि आय वह आय है जो किराया या आगम यानी रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होती है भारत में स्थित कृषि योग्य भूमि से। आगे कहा गया है कि वह भूमि कृषि कार्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है और उसके आगे कहा गया है कि वह भूमि कृषि योग्य भूमि भारत में स्थित हो, तब वह आय कृषि आय मानी जाती है जो उससे आती है। साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि भारत में जिनके पास खेती करने योग्य भूमि होती है वे अपनी भूमि को खेती करने के लिए अन्य व्यक्तियों को दे देते हैं और उनसे निश्चित समय पर निश्चित धन या लगान लेते हैं। आयकर अधिनियम में इस आय को कृषि आय माना गया है, यानी जिनके पास बहुत सारी भूमि होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 एकड़ से ज्यादा की भूमि है, तो वह उन सारे भूमि पर खेती नहीं कर पाता है, तो वह क्या करता है, उस भूमि को किसी अन्य व्यक्तियों को दे देता है और जो अन्य व्यक्ति होते हैं उस पर कृषि करते हैं, खेती कार्य करते हैं। खेती करने के बाद से जो भी अन्न उपजाते हैं उसको बेच करके बाजार में और पैसा इनको ला करके देते हैं, तो इनको जो प्राप्त होगा पैसा उन लोगों से लगान के रूप में, आगम के रूप में उसको कृषि आय में शामिल किया जाएगा जिनका खेत है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) के अनुसार वह भूमि जो कृषि कार्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसी भूमि से कृषि कार्य करने से जो आय प्राप्त होता है वह कृषि आय के अंतर्गत आता है। जो भूमि कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है, उन भूमियों से जो भी आय उत्पन्न होता है, जो भी आय आता है, उसे कृषि आय में इंक्लूड किया जाता है। कृषि आय की बात की जाए तो इनमें निम्न बातें समझने योग्य हैं। निम्न बातों को समझते हैं अगर किसी कृषि योग्य भूमि से आय की बात की जाती है तो, जिसमें कहा गया है कि किसी किसान या लगान प्राप्तकर्ता के द्वारा कृषि उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने के लिए किए गए कार्य कृषि कार्य कहलाते हैं। यानी कोई भी किसान है या लगान प्राप्त करता है उसके द्वारा जो भी
अनाज है उसको बाजार तक ले जाने के लिए अगर उसको बनाया जाता है, कहा जाता है कि वह आय कृषि आय है। जैसे तंबाकू की पत्तियों को सुखाकर बाजार में बेचने का कार्य, अगर कोई तंबाकू की पत्ती है उसको सुखा करके बाजार में बेचने का कार्य किया जाता है तो वह कृषि कार्य कहलाता है, क्योंकि इसमें उस तंबाकू की पत्ती को बिना सुखाए बाजार में नहीं बेचा जा सकता, तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसको बाजार में ले जाने के लिए। ऐसे ही अगर धान की फसल है तो धान की फसल को हम लोग खड़ा खड़ा ला करके बाजार में नहीं बेच सकते हैं, उसको उसकी कटाई होती है, थ्रेशर में डाल करके उसको धान निकाला जाता है, तब वह बाजार में ले जाने लायक होती है। तो इस एग्जाम्पल को भी हमें समझना है। आगे कहा गया है कि किसी किसान या किसी किराया अथवा लगान प्राप्तकर्ता द्वारा उत्पादित या प्राप्त उपज को बाजार में बेचने से प्राप्त आय कृषि आय माना जाता है। और जो भी उपज हुई है उसको बाजार में बेचने से जो आय उत्पन्न होता है उसको कृषि आय माना जाता है, मतलब उसको बाजार में बेचा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी फसल खेत में लगी हुई है उसको हमने खेत में खड़े खड़े बेच दिया तो वह कृषि आय कही जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर कोई फसल लगी हुई है खेत में और उसको हम लोग खेत में ही बेच देते हैं, उसको हम लोग कृषि आय में सम्मिलित नहीं करेंगे। अभी इस बात को हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। तो अगर कोई उपज है उसको बाजार में बेचा जा रहा है और बाजार में बेचे जाने से जो आय उत्पन्न होती है उसको कृषि आय कहा जाता है। जैसे किसानों के द्वारा मंडी में गेहूं एवं धान का बेचा जाना। आगे तीसरे पॉइंट में कहा गया है कृषि भवन या फार्म हाउस से प्राप्त आय कृषि आय के अंतर्गत आता है। कृषि भवन से प्राप्त आय की गणना एवं कृषि भवन से प्राप्त आय को समझने के लिए निम्न बिंदुओं को समझना अति आवश्यक है। तो ये बात आगे समझनी है कि अगर कोई भी कृषि योग्य भूमि है, उसमें कोई मकान बनाया गया है, कोई फार्म हाउस बनाया गया है और वहाँ पर कोई किसान है, वहाँ पर अपनी फसल रखता है, अपने गाय को भैंसों को रखता है या फिर वहाँ वह अन्य चीज़ों को रखता है, जो भी उसकी खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फार्म हाउस। और उस फार्म हाउस को वह किसी को देता है यूज़ करने के लिए, उससे जो आय प्राप्त होती है उसको कृषि आय में उसकी गणना की जाती है। इसमें कुछ बिंदुओं को दर्शाया गया है, उसको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वह कृषि भवन या फार्म हाउस उस भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट स्थापित होना चाहिए जो भारत में स्थित है तथा कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी भवन है जिसको हम लोग फार्म हाउस नाम दे रहे हैं यानी कृषि भवन नाम दे रहे हैं, वह भूमि उस खेती से जुड़े स्थानों पर यानी जो भी खेत है जहाँ पर खेती की जा रही है उससे एकदम निकट हो या फिर उसी खेत में हो जहाँ से कोई भी फसल उगाई जा रही है, तो वह भवन फार्म हाउस यानी कृषि भवन के दायरे में आता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कही गई है कि वह भूमि कृषि कार्यों में ही उपयोग लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह भूमि खेती करने योग्य भूमि ना हो, बंजर भूमि हो और हम लोगों ने वहाँ पर कोई घर बनवा दिया है उसको हम लोग फार्म हाउस कह रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। आगे कहा गया है कि यह फार्म हाउस किसान या किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कब्जे यानी अधिकार में होना चाहिए और यह फार्म हाउस जो व्यक्ति है उसके अधिकार में होना चाहिए जिसकी खेती है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि किन्हीं व्यक्तियों के पास बहुत सारी भूमि होती है और वह उस भूमि को किसी और को खेती करने के लिए दे देते हैं, तो इस कंडीशंस में ये बात आएगी कि अगर कोई व्यक्ति है उसने किसी और भी व्यक्ति को दिया हुआ है खेती करने के लिए, तो जो मूल व्यक्ति है जिसका खेत है उसी के अधिकार में वह भूमि और वह मकान होना चाहिए। आगे कहा गया है इस पर भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू लगता हो या सरकार द्वारा स्थानीय कर वसूल किया जाता हो। और यहाँ पे कहा गया है कि जो भी खेती योग्य भूमि है जहाँ पर फार्म हाउस है उस पर भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जा रही हो। आगे कहा गया है कि यदि किसी भूमि पर भू राजस्व नहीं लगता है
तो इसको गैर शहरी क्षेत्र में होना आवश्यक है, यानी यह भूमि तब गैर शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। कोई ऐसी भूमि जो यद्यपि नगर पालिका, नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड तो निम्नांकित शर्तों के पूरा होने पर भी गैर शहरी क्षेत्र में स्थिति मानी जाएगी उस भवन की। इसमें दो बातें हैं, उसको हम लोग 1 बाई 1 समझ लेते हैं। उस क्षेत्र की आबादी 10,000 से कम है, अर्थात उस भूमि को अधिकतम 10,000 तक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। दूसरा कहा गया है, ऐसी भूमि को ऐसे नगर निगम या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से अधिसूचित दूरी से अधिक पर स्थित होना चाहिए। तो ये दो बातें समझनी है हम सभी को इनकम से रिलेटेड, जो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और इसमें चौथा कहा गया है जो अंतिम है, नर्सरी से आय। नर्सरी में उगाए गए पौधों से प्राप्त आय की गणना कृषि आय के अंतर्गत की जाती है। यानी कोई भी नर्सरी है जहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, फूलों के पौधे उगाए जाते हैं और जो भी पेड़ होते हैं उनके पौधे उगाए जाते हैं, तो वहाँ से जो आय उत्पन्न होती है उसको भी कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो भी कृषि से आय होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा जब कभी भी इनकम टैक्स पढ़िएगा तो। और कृषि से जो अधिकतर और जो भी आय कृषि से अतिरिक्त है उस पर टैक्स लगता है। आगे कहा गया है कि कृषि आय के आवश्यक लक्षण या तत्व, यानी एसेंशियल फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें पहला है कृषि आय प्रत्यक्ष रूप से भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। तीसरा कहा गया है भूमि खेती के प्रयोग में होनी चाहिए। चौथा कहा गया है भूमि में हित होना चाहिए, जो भी व्यक्ति उस पे खेती कर रहा है या फिर जो उसका मालिक है। पांचवा, भूमि के साथ मात्र कुछ संबंध होना ही कृषि कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। जहाँ पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। छठवां, नर्सरी से संबंधित आय। तो जो आय नर्सरी से संबंधित होती है वह भी कृषि आय के आवश्यक लक्षणों में आती है। कृषि आय और गैर कृषि आय क्या होता है? हम लोग इसमें कृषि आय और गैर कृषि आय के उदाहरणों को समझेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि कौन सी आय कृषि आय है और कौन सी आय कृषि आय नहीं है, यानी कौन सी आय गैर कृषि आय है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कृषि आय होती है उस पर कभी भी किसी भी दशा में कोई भी टैक्स नहीं लगता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। और जो भी गैर कृषि आय है यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पे टैक्स लगता है, उस पे टैक्स पे करना पड़ता है टैक्स पेयर्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी आय कृषि आय है, यानी एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है। पहला, बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा उप किराएदार से कृषि भूमि के लिए प्राप्त किया गया किराया। यानी अगर कोई भी भूमि बंधक रखी गई है और उस बंधक किए गए भूमि पर उप किराएदार के द्वारा कोई भी किराया प्राप्त किया जाता है भूमि के उपयोग करने के लिए, तो वह कृषि आय कही जाती है। दूसरा, कृषि कार्यों में संलग्न फर्म से किसी साझेदार द्वारा पूंजी पर प्राप्त किया गया ब्याज। यानी अगर कोई फर्म है वह कृषि कार्यों में संलग्न है तो उस स्थिति में जो भी साझेदार को उसके द्वारा पूंजी पर ब्याज प्राप्त होगा वह ब्याज कृषि आय कहा जाता है। तूफान में नष्ट हुई फसल के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति। अगर कोई तूफान आई हुई है और आपकी खेती है और उस खेती पर आपने बीमा करवाया हुआ है तो उस अवस्था में अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी जो है अगर क्षतिपूर्ति के रूप में कोई पैसा देती है तो उसे हम लोग डालेंगे, शामिल करेंगे कृषि आय में, यानी एग्रीकल्चर इनकम में। चौथा, फूल पौधे एवं लतिकाएं उगाने से होने वाली आय। यानी फूल पौधों को उगाने से जो आय प्राप्त होती है वह भी कृषि आय होती है। पांचवा,
कृषि भूमि से लगान प्राप्तकर्ता अथवा खेतिहर द्वारा खड़ी फसल को काट कर बेचने से प्राप्त आय। यानी यहाँ पे अगर खड़ी फसल को काट करके बेचा जा रहा है तो उससे जो आय प्राप्त होगा वह आय कृषि आय में आएगा, जो लगान प्राप्त करता या फिर खेतिहर के द्वारा बेचा जा रहा है फसल। छठवां, किसी नर्सरी में पौधों पर प्राथमिक क्रियाएं करने से प्राप्त आय। यदि किसी नर्सरी में पौधों पर प्राथमिक क्रियाएं की जा रही हैं, यानी उसे उगाया जा रहा है, तो इस अवस्था में जो उनसे आय प्राप्त होगी उस स्थिति में हम लोग उसको कृषि आय में सम्मिलित करेंगे। और सातवां है, कृषि भूमि पर उत्पादित फसलों से उत्पन्न बीजों के विक्रय से प्राप्त आय। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कृषि भूमि है तो वहाँ पर उत्पादित जो फसलें हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो बीज होते हैं उनको बेचा जाता है, तब भी कहा जाता है कि वह आय कृषि आय होगा। यानी जैसे अगर आपने गेहूं लगाया, गेहूं लगाने के बाद से उस गेहूं के बीज रख लिए और उस गेहूं के बीज को आप बेच रहे हैं, आप किसान हैं, तो इस अवस्था में उस पैसे को कृषि आय में सम्मिलित किया जाएगा, जो आय प्राप्त होगी उन बीजों को बेचने से। अब हम लोग बात करते हैं गैर कृषि आय यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें पहला है कृषि भूमि के पिछले बकाया किराए पर प्राप्त ब्याज की रकम। यानी अगर कोई भी कृषि भूमि है उस पर कोई पिछला किराया बकाया हुआ है, उस पर जो ब्याज मिलता है उसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, यानी उसको हम लोग गैर कृषि आय मानते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं कि पिछले साल का कोई भी किराया बाकी है किसी भी खेती पर, वह किराया मिलने वाला है, तो वह किराया मूल रूप में मिलेगा लेकिन उस पर ब्याज भी तो मिलेगा। तो जो ब्याज मिलेगा उसको हम लोग गैर कृषि आय में सम्मिलित नहीं करेंगे। जो मूलधन मिलेगा किराए के रूप में उसको हम लोग कृषि आय में सम्मिलित करेंगे। दूसरा, मुर्गी पालन से आय। तीसरा, मछली पालन से आय। चौथा, खानों की रॉयल्टी से आय। पांचवा, मक्खन तथा पनीर की बिक्री से आय। छठवां, समुद्री जल से भूमि में पानी भरकर नमक से आय। यानी जो भी समुद्री जल इकट्ठा होता है उसको मेड़ बना करके पानी इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद से नमक का उत्पादन होता है, तो उस अवस्था में उसको गैर कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है। सातवां, साहूकार या महाजन द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त ब्याज। आठवां, कृषि भूमि को जल की पूर्ति के मूल्य के बदले में प्राप्त कृषि उपज की बिक्री से आय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कृषि योग्य भूमि है जहाँ पे खेती की जा रही है, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाने के लिए, जल की पूर्ति करवाने के लिए अगर कोई भी किसान वहाँ पे अपनी फसल को बेचता है तो उससे जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग किसी भी अवस्था में कृषि आय में सम्मिलित नहीं करेंगे, यह गैर कृषि आय होगी। नौवां, बाजारों, मेलों तथा प्रदर्शनियों से होने वाली आय। 10वां है पत्थर की खानों से प्राप्त होने वाली आय। और 11वां है कृषि फार्म के प्रबंधन के रूप में प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक। अगर कोई भी कृषि फार्म है उसके प्रबंधन के रूप में उसके प्रबंधक को जो भी आय प्राप्त होता है तो वह आय नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। 12वां, ईंट बनाने में प्रयोग होने वाली भूमि से आय। अगर ईंट बनाई जा रही है, ईंट का भट्ठा लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो भूमि है उस भूमि से जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग कहेंगे कि वह नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। 13वां, लाख की खेती करने से होने वाली आय। 14वां, खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी खड़ी फसल है यानी खेत में फसल लगी हुई है और उसको अभी काटा नहीं गया है, तो उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति उस फसल को खरीद लेता है, तो उस फसल को खरीदने के बाद से जिस व्यक्ति को उसकी आय प्राप्त होती है उस आय को नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। और 15वां है तालाब में सिंघाड़े उगाने से प्राप्त होने वाली आय। तालाब में सिंघाड़ा उगाया जा रहा है तो उससे जो आय प्राप्त होगी उसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम में लेंगे। 16वां, कृषि उपज को संग्रहित करके भंडार के रूप में प्रयुक्त भूमि से आय। यानी कहा जा रहा है कि हमने
किसी भी कृषि उपज को संग्रहित किया है, उसको स्टोर किया है और उसको भंडार के रूप में रखा हुआ है अपने पास इकट्ठा करके, उस अवस्था में जो भूमि उपयोग में लाई जा रही है तो उससे जो आय प्राप्त होता है उसको हम लोग गैर कृषि आय समझते हैं। 17वां, कृषि कार्यों में प्रयोग न किए जाने वाले पशुओं के लिए भूमि पर चारा उगाने से आय, यानी ऐसा कोई भी भूमि है वहाँ पे चारा उन पशुओं के लिए उगाया जा रहा है जो कृषि कार्य में प्रयोग नहीं होते हैं, तो उस अवस्था में जो भी उस भूमि से आय प्राप्त होगा उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी गैर कृषि आय माना जाएगा। 18वां, भूमि स्वामी को किराएदार की उपज के विक्रय पर प्राप्त कमीशन। 19वां, कृषक द्वारा अधिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त इनाम की राशि, यानी अगर कोई भी किसान है किसी और की भूमि पर खेती कर रहा है और उस साल उसने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दिया, फसल ज़्यादा उगाई, बढ़िया उगाई, तो उसको जो भी आय प्राप्त होगा, जो उसको इनाम प्राप्त होगा, उसको हम लोग गैर कृषि आय में सम्मिलित करते हैं। 20वां, कृषि आयों में लगी हुई कंपनी से अंशधारियों से प्राप्त आय या लाभांश। 21वां, डेयरी फार्म की आय, यानी अगर कोई भी डेयरी फार्म है वहां से जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। और अंतिम है 22वां, जमीन की मिट्टी को बेचने से आय, यानी अगर कोई भी खेत है, कोई भी जमीन है किसी भी व्यक्ति के पास, वह उसकी मिट्टी को खोद करके बेच रहा है तो उसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी गैर कृषि आय मानते हैं। अंशतः कृषि आय यानी पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, यानी ऐसी एग्रीकल्चर इनकम जिसमें कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर का है और कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर का है। इसके पहले हमने वीडियोस में जाना कि कौन कौन से आय एग्रीकल्चर आय होते हैं और कौन कौन से नॉन एग्रीकल्चर आय होते हैं। उस वीडियो को भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसमें हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि अंशतः कृषि आय का अर्थ क्या होता है और अंशतः कृषि आय के रूप में जो प्रावधान दिए गए हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंशतः कृषि आय का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। जब कोई व्यक्ति जो व्यवसायी हो अथवा संस्था या निर्माता हो, कृषि भूमि पर उत्पादित कृषि उपज का प्रयोग स्वयं कुल माल निर्मित करने के लिए कच्चे माल के रूप में यानी रॉ मटेरियल के रूप में करता है और उस निर्मित माल को बाजार में विक्रय के लिए उसको बेच करके आय प्राप्त करता है, तो इस आय का एक भाग कृषि आय तथा शेष भाग गैर कृषि आय के रूप में माना जाता है। तो इसी को कहा जाता है अंशतः कृषि आय। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यवसायी है या फिर संस्था है या फिर कोई भी निर्माता है, तो वह अगर कृषि भूमि पर जो भी उत्पादित कृषि उपज है यानी जो भी अन्न उत्पादित हुआ है उसका प्रयोग, उसके कुल माल का प्रयोग अपने लिए कच्चे माल के रूप में करता है और उस निर्मित माल को जो बनाया गया है उसको बाजार में ले जाकर के बेचता है और बाजार में ले जाकर के बेचने से जो उसको आय होती है उस आय को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होगा कृषि आय और दूसरा भाग होगा गैर कृषि आय यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो इसी बात को कहा गया है अंशतः कृषि आय के रूप में। अब हम लोग देखते हैं अंशतः कृषि आय के प्रावधान कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला है कि चाय के अतिरिक्त कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले निर्माणकर्ताओं की आय। ये बात नियम 7 यानी रूल 7 में कही गई है, जो इस प्रकार से है। यह नियम चाय निर्माणकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माणकर्ताओं पर लगता है, यानी रूल 7 जो है वह चाय उत्पादित करने वाले जो भी संस्थाएं हैं, जो भी व्यवसायी हैं या फिर
जो भी निर्माता हैं उनको छोड़ करके सब पर लगता है। जैसे चीनी के कारखानों, वनस्पति, घी, आटा, तेल तथा ऐसे निर्माणकर्ताओं पर लगता है जो माल का निर्माण स्वयं के उगाए गए कृषि उत्पादों का प्रयोग करके करते हैं और उनका विक्रय करते हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूल नंबर 7 में वे सभी लोग आएंगे, वे सभी निर्माता आएंगे जो वनस्पति, घी, आटा, तेल और अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं कि उनके लिए अपनी कृषि भूमि पर उत्पादित करते हैं अन्न को, उसके बाद से उसको ये सारी की सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उस पर ये नियम 7 लगता है। यहाँ पे बात बताई जा रही है। ऐसे निर्माताओं की कुल आय में कुछ कृषि आय का तत्व एवं कुछ गैर कृषि आय का तत्व रहता है। इस नियम के अनुसार कृषि उपज का बाजार मूल्य या विक्रय मूल्य ही कृषि आय होती है। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आय प्राप्त होगी किसी भी निर्माणकर्ता को, उस निर्माणकर्ता को प्राप्त आय में कुछ भाग कृषि आय होगा और कुछ भाग गैर कृषि आय होगा, और उसके अनुसार जो भी बाजार मूल्य प्राप्त होगा, जो भी विक्रय मूल्य होगा, वही कृषि आय कहा जाता है। इस नियम के अनुसार कृषि उपज का बाजार मूल्य या विक्रय मूल्य ही कृषि आय होती है। यानी जो भी कृषि उपज का बाजार मूल्य या विक्रय मूल्य है वही कृषि आय कहा जाता है। और इस बाजार मूल्य को कुल विक्रय में से घटा देने पर गैर कृषि आय यानी कर योग्य आय बचती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी बाजार मूल्य है उसको उस कुल बिक्री में से घटा दिया जाता है, तो वहाँ पर जो भी आय बचती है वही गैर कृषि आय है। यहाँ पर जो भी गैर कृषि आय होती है वह कर योग्य होती है, ये बताया गया है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि जो भी गैर कृषि आय है उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन इस संबंध में खेती करने का कोई भी खर्चा नहीं घटाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। कृषि आय का मतलब क्या है यहाँ पर? तो कृषि आय बराबर कृषि उपज का बाजार मूल्य। यानी कृषि आय का मतलब ये है कि जो भी कृषि उपज का बाजार मूल्य है, यानी जो खेत में अनाज उगा है उसका बाजार मूल्य क्या है, वही कृषि आय यहाँ पे कही जा रही है। उपज को बाजार में न बेचने की दशा में निम्नलिखित 3 का योग ही उस उपज का बाजार मूल्य होगा। और जो भी उपज निकल रही है खेत में से उसको बाजार में न बेच करके ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, यानी आटा वगैरह बनाया जा रहा है, तो उस दशा में अगर कृषि उपज को बाजार में न बेचा जाता है तो 3 बातों का योग ही कृषि आय कहा जाता है। पहला, कृषि से संबंधित व्यय यानी खेती में जो भी व्यय किए गए हैं। दूसरा, भूमि का किराया। और तीसरा है उचित लाभ का अंश। तो यहाँ पे 3 बातें रखी जाती हैं कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या फिर निर्माता अपनी उत्पाद को वैसे ही नहीं बेचता है बल्कि उसे आटा, घी आदि बना करके बेचता है, तो उस कंडीशंस में 3 बातें रखी जाती हैं। उन बातों में 3 बातें ऐसी हैं कि कृषि से संबंधित व्यय, भूमि का किराया और उचित लाभ का अंश। अब हम लोग बात करते हैं गैर कृषि आय की। गैर कृषि आय बराबर कुल विक्रय मूल्य माइनस कृषि उपज का बाजार मूल्य। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैर कृषि आय का मतलब ये है कि जो भी माल उत्पादित हुआ है उसको बेचने से जो आय प्राप्त होता है उस आय में से हम लोग माइनस कर देंगे जो भी कृषि उपज का बाजार मूल्य होगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है बाजार मूल्य के बारे में। बाजार मूल्य, यदि उस कृषि उपज की साधारणतया बाजार में बिक्री की जाती है तो गत वर्ष में उस उपज के औसत विक्रय मूल्य को बाजार मूल्य माना जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है यदि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है तो। दूसरा, कृषि उपज को लगान या किराए के रूप में प्राप्त करके उसे कच्चे माल में प्रयोग करने वाले निर्माणकर्ताओं की आय, यानी ऐसी कोई आय है जो निर्माणकर्ताओं के द्वारा कृषि उपज को लगान अथवा किराए के रूप में प्राप्त की गई है,
तो वहाँ पे भी अंशतः कृषि आय का कॉन्सेप्ट लग जाता है। कुछ आय कृषि में जाता है और कुछ आय गैर कृषि में जाता है। तीसरा, चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय। इसमें नियम 8 लगता है, रूल 8 लगता है। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार भारत में उत्पादित एवं निर्मित चाय के विक्रय में भी कृषि आय का अंश होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जो भी चाय का उत्पादन होता है और जो विक्रय होता है उसमें भी कृषि का आय होता है। वह कैसे होता है हम लोग ऐसे जानते हैं। इसमें 60% कृषि आय होता है और 40% गैर कृषि आय होता है। जब कभी भी चाय का उत्पादन होता है तो 60% कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होता है तथा 40% गैर कृषि आय व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी 60% एग्रीकल्चर इनकम है उसको हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि वह एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन जो 40% यहाँ पर गैर कृषि आय यहाँ पे यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम दिया गया है उसको हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन से जो भी इनकम होता है उसमें कंसीडर करते हैं, उस पर टैक्स लग जाता है। चाय की खेती में बिना किसी अन्य कोशिश के यदि केवल चाय की पत्ती को बेचा जाता है तो उससे होने वाली आय 100% कृषि आय मानी जाती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर चाय की खेती की जा रही है और उससे वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पत्ती को ही बेच दिया जा रहा है, न ही उससे चाय बनाया जा रहा है, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी है, तो वहाँ पर 100% जो भी आय मिलेगा वह कृषि आय होगा, यानी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। अब बात करते हैं चौथे की, रबर के उत्पादन से आय। यहाँ पे नियम 7A लगता है। रबर के उत्पादन व विक्रय से प्राप्त आय का 65% भाग कृषि आय तथा शेष 35% भाग गैर कृषि आय माना जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर रबर का उत्पादन हो रहा है तो उस रबर के उत्पादन में जो भी आय प्राप्त होगी उसमें से 65% हिस्सा कृषि आय का रहेगा और 35% हिस्सा गैर कृषि आय का रहेगा। 65% कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होता है तथा 35% गैर कृषि आय व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। यह भी क्लियर है। रबर बोर्ड के द्वारा उत्पादक को यदि कोई अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त होता है तो उसे उत्पादन लागत से घटाया नहीं जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है जब कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो। अब पांचवा है कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण से आय। यहाँ पे नियम 7B लगता है। कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण से जुड़े 2 प्रकार के प्रावधान हो सकते हैं, जिसमें पहला है कि ऐसे करदाता जो भारत में कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण का व्यापार करते हैं उन करदाताओं के कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण व्यापार से आय का 75% कृषि आय तथा शेष 25% भाग गैर कृषि आय माना जाता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कॉफ़ी के उत्पादन करता है, जो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है उसमें से 75% एग्रीकल्चर इनकम होती है और जो भी लेफ्ट हो जाता है 25% उसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी गैर कृषि आय मान लेते हैं। 75% कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होता है और 25% गैर कृषि आय व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। और इसमें कॉफ़ी के उत्पादन में दूसरी बात इस तरीके से होती है कि जो करदाता भारत में कॉफ़ी का उत्पादन निर्माण करके उसे भूनना या तपाना, पीसना आदि क्रियाएं करके उसका विक्रय करते हैं तो उनका आय कैसे होता है उसकी बात की जा रही है। इसमें कहा गया है कि 60% आय कृषि आय होता है और 40% आय नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी गैर कृषि आय होती है। इसमें से जो भी इस तरीके से कॉफ़ी के उत्पादन किए जाते हैं यानी उसमें कॉफ़ी को तपाया जाता है, भुना जाता है, पीसा जाता है यानी रोस्टिंग ग्राउंडिंग वगैरह किया जाता है, तो इस कंडीशंस में अलग से क्रियाकलाप किए जा रहे हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा सा कम हो जाता है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है वो बढ़ जाता है।
इस अवस्था में अनुदान यानी सब्सिडी को लागत से कभी भी घटाया नहीं जाएगा। यानी यहाँ पे अगर जो भी सब्सिडी मिलती है तो उसको कभी भी लागत से घटाया नहीं जाता है। 60% कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होता है तथा 40% गैर कृषि आय व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। तो ये बात समझनी है मेरे प्रिय साथियों। अभी इसके पहले जो भी कॉफी के उत्पादन में हमने आय की बात करी, 15% कृषि आय की और 25% गैर कृषि आय की, वह कॉफी के उत्पादन में उस श्रृंखला में आता है जब कॉफी का उत्पादन नॉर्मली हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने दूसरे कंडीशन में बात किया कि अगर कॉफ़ी के उत्पादन में रोस्टिंग ग्राउंडिंग वगैरह किया जा रहा है, उसको भुना जा रहा है, उसको पीसा जा रहा है, तो उस कंडीशंस में जो भी कृषि आय होती है वो 60% आ जाती है और जो भी गैर कृषि आय होती है वह 40% हो जाती है। प्रिय साथियों, हम लोग इनकम टैक्स को लगातार पढ़ रहे हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उससे जुड़े हुए हमें सारे के सारे प्रश्न जरूर बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट के माध्यम से पूरे के पूरे इनकम टैक्स को जल्द ही अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।